हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 21 मार्च 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट करंट अफेयर्स टुडे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर द लीडर्स लॉरिस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड? विराट कोहली, ऋषभ पंत, MS धोनी या शमी को, मोहम्मद शमी को? तो ऋषभ पंत को किसमें किया गया है, नामांकित किया गया है? लॉरियस अवार्ड के लिए, लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए ऋषभ पंत को नामांकित किया गया है। ऋषभ पंत खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं। इनको कितने 2022 में दुर्घटना के कारण, मतलब उसमें चोट के कारण ये वो हो गए थे, पीछे हो गए थे, लेकिन अब ये वापस आ गए हैं। और किसमें, खिलाड़ी में इनको क्या मिल रहा है? लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड से नामांकित किया गया है। किसको नामांकित किया गया? ऋषभ पंत को किया, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। और विराट कोहली, जो कि अभी अंतर्राष्ट्रीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच अवार्ड हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI रिसेंटली रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंकिंग लंदन UK? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, बेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अवार्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 जो है RBI ने क्या किया है? RBI को मिला है। कौन सा? ये ब्रिटेन के लंदन में मिल रहा है। ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा दिया जा रहा है कौन सा अवार्ड? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 RBI को। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत की क्या है? ये केंद्रीय बैंक है भारत की। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किसकी? RBI की स्थापना की बात करें। RBI ने केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना भी लगाया था। किसने? RBI की बात हुई, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड मोजी? जापान, चीन, अमेरिका, कनाडा? चीन देश जो है मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन लॉन्च कर रहा है। कौन सा? चीन देश है। ये सैटेलाइट लॉन्च किया है इसने, दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन। अब जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो में ओलंपिक हुआ था 2020 में, जिसमें नीरज चोपड़ा ने, जो कि एथलेटिक्स हैं, ये हरियाणा के, इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की अगर बात करें तो चीन जो है किसमें, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है चीन। और चीन डिजिटल में तो हो ही गया है, और मोबाइल निर्माता में भी चीन पहले नंबर पर है। किसमें? मोबाइल निर्माता में। दूसरे नंबर पर कौन कौन से देश हैं? तो दूसरे नंबर पर भारत है, दोनों में। किसमें? डिजिटल पायलट लाइसेंस में भी भारत दूसरे नंबर पर है, और मोबाइल निर्माता में भी भारत दूसरे नंबर पर है। भारत देश की बात हो रही है, ठीक। अब मोजी तो इन्होंने लॉन्च किया है चीन ने। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन ने अभी अमेरिका को जवाब देते हुए, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था? इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया था। किस पर? अमेरिका ने चीन पर। तो चीन ने इसको जवाब देते हुए क्या किया? किस पर? कोयला और LNG पर टैरिफ लगा दिया। किस पर? कोयला और LNG पर लगा दिया, चीन ने लगा दिया। अमेरिका ने क्या किया था? मैक्सिको पर टैरिफ लगाया, जिसको देखो उसके ऊपर अमेरिका टैरिफ लगाता जा रहा है। मैक्सिको है, कनाडा है, अब चीन है। तो मैक्सिको को तो इसने वार्निंग दे रखी है कि 2 अप्रैल तक हम तुम्हें छूट दे रहे हैं, लेकिन 2 अप्रैल के बाद वार्निंग नहीं, मतलब छूट नहीं मिलेगी, टैरिफ अच्छा खासा लग जाएगा। और उसकी बात करें कनाडा की, कनाडा में भी वही हाल है इसके, क्योंकि टैरिफ की बात हो रही है कनाडा की। जापान की राजधानी तो टोक्यो है, चीन की राजधानी बीजिंग है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। ये कनाडा की मूल राजधानी। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यूनाइटेड स्टेट्स की, मतलब अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की, हमारे भारत देश की क्या है? अमेरिका नई दिल्ली। और अगर आर्थिक राजधानी की बात की जाए तो वो है मुंबई, हमारे भारत देश की राजधानी है। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के अभी 47वें नंबर के राष्ट्रपति नए बने हैं। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं।
ट्रंप बनते ही इन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अपने आप को बाहर किया, WHO से बाहर कर लिया। WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अप्रैल 1948 को हुई थी। ये हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी से अमेरिका देश बाहर हो गया है। इसी किससे? अमेरिका देश। और मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर है WHO का। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हुए। और अब यहाँ पर इनकी देखा देखी किसने बाहर कर लिया अपने आप को WHO से? अमेरिका के WHO से बाहर किया है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना देश ने अपने आप को बाहर कर लिया है। उसके बाद ये तो दोनों बाहर हो ही गए। अमेरिका ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो वहाँ पे खेल होते हैं, खेलों में महिला वाले खेलों में कौन नहीं शामिल हो सकता है? महिला वाले खेलों में ये शामिल नहीं होंगे। कौन? पुरुष और ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो अमेरिका की महिलाओं के खेलों में शामिल नहीं होंगे। ये इसमें नहीं होंगे। ये हो गया क्वेश्चन। अब अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका और उसके पहले जो 46वें नंबर के राष्ट्रपति थे जो बाइडन ने चीन को बैन करने की बात कही थी। लेकिन चीन क्या हुआ? जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो उन्होंने कहा बैन तो नहीं करेंगे लेकिन 90 डेज का रिव्यू करेंगे। और 46वें नंबर के भी राष्ट्रपति को ये थे जो बाइडन, और 45वें नंबर के भी पहले थे डोनाल्ड ट्रंप थे। अब अगर WHO के वर्तमान महानिदेशक की अगर बात की जाए ना तो टेड्रोस एडनॉम है। कौन है? टेड्रोस एडनॉम जो है वर्तमान महानिदेशक है। किसके? WHO की बात हो रही है, WHO के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके लिए प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0 शुरू की गई है? रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम PM युवा 3.0 हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू गाइड होम खिलाड़ी, स्पोर्ट पर्सन, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, शिक्षक, टीचर्स और युवा लेखक कौन है? हमारे यंग राइटर्स हैं युवा लेखक। तो युवा लेखकों के लिए किया गया है क्या चीज़? युवा लेखकों के लिए वित्त शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा लेखकों के लिए प्रधानमंत्री योजना कौन सी? PM युवा 3.0 लॉन्च की गई, मतलब शुरू की गई है। शिक्षा मंत्रालय के अगर मंत्री की बात की जाए तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान इसके शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय के मंत्री की बात हो रही है। अब युवा लेखक हैं। अब प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री अभी 12 मार्च को किस देश में गए थे मुख्य अतिथि बनकर? तो 12 मार्च को गए थे मॉरिशस में गए थे। 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जैसे हमारे देश में मनाया जाता है 26 जनवरी को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस, उसी तरह मतलब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं, जो कि इस बार हमारे देश में आए थे इंडोनेशिया के प्रभावो सुबियांतो राष्ट्रपति आए थे। 2024-25 में आए थे। 2024 में कौन आया था? फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। 2023 में कौन आया था? अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के आए थे। मिस्र के अब्दुल फतेह अल सीसी। और अभी मॉरिशस में गए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2025 में। अगर 23 में किसको बुलाया था? 2024 में किसको बुलाया गया था? 25 में तो नरेंद्र मोदी जी चले गए हमारे भारत देश से। 2024 में भी बुलाया था। किसने? मॉरिशस ने। तो उनको इसको बुलाया था हमारे देश की राष्ट्रपति 15वें नंबर की जो है द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया था मुख्य अतिथि के रूप में 2024 में मॉरिशस ने 12 मार्च को बुलाया था। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में भ्रमण करने गए थे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स ऑन डे 2025 की बात हो रही है। तो मार्च के दिवस की बात करें तो मार्च में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? जैसा कि तो यहाँ पर पहला तो है ये जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन, ये क्या है? स्थायी जीवन के लिए एक उचित परिवर्तन, ये है स्थायी जीवन के लिए, ये है इसकी थीम। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम है, इसकी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम है। अगर 1 मार्च की बात करें तो विश्व वन्य जीव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। मार्च मंथ होता है, महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, कौन कौन सी तारीख को? तो पहला जो है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, जो कि विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है, और शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है मार्च के महीने में। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस,
23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, जैसे कि टीबी दिवस मनाया जाता है। 13 मार्च को राष्ट्रीय आभूषण दिवस मनाया जाता है। किस लिए 13 मार्च को मनाया जाता है ये। और मार्च में ग्रेगोरी कैलेंडर का तीसरा महीना है, जो यह उन 7 महीनों में से एक जिन दिनों की संख्या 31 होती है मार्च में। ये जो डेज हैं मार्च के डेज हैं, कौन कौन से मार्च के डेज हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया है। मार्च को राष्ट्रीय दिवस कौन सा, राष्ट्रीय सम्मान पदक दिवस 25 मार्च को मनाया गया। 25 मार्च को 5 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द इट्स फर्स्ट जंगल सफारी प्रोजेक्ट। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसने अपना पहला जंगल सफारी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो क्या है, इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल। भोपाल में ही अभी जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित हुआ था। इसमें मध्य प्रदेश में कुल्लू नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क यहीं पर है। कुल्लू नेशनल पार्क में चीते पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा चीते कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहीं पर खजुराहो उत्सव हुआ है। 139 कलाकारों ने, मतलब जो डांसर होते हैं, उन्होंने डांस करके 24 घंटे विश्व गिनीज रिकॉर्ड बना लिया है। किसने, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है वो 7वीं बार लगातार राष्ट्रीय स्वच्छ पुरस्कार जीता है। कौन, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। और यहीं पर खजुराहो मंदिर भी है। खजुराहो उत्सव हुआ है तो खजुराहो मंदिर भी होगा। मटकी, कर्म, तितली ये तीनों लोक नृत्य हैं। कहाँ के, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। जिले कितने हैं, 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में। मोहन यादव बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल जी यहाँ के गवर्नर हैं। किसके, मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। किसको, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय, मध्य भारत के नाम से इसे जाना जाता था पहले। यह राज्य सीपी अंडर बरार मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर बना था। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन अधिनियम के तहत इस राज्य को मिलाकर के मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। कब, 1956 में किया गया था इसका। किसको, 1 नवंबर की बात हो रही है 1956 में। मध्य प्रदेश के अगर नाम की बात की जाए और भी नाम है, ये टाइगर स्टेट है, सोया स्टेट है एंड हृदय प्रदेश है, नदियों का मायका भी कहा जाता है, सीता स्टेट और खलियाल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान में सांभर उत्सव मनाया जाता है। सांभर उत्सव, सांभर झील भी है यहीं पर राजस्थान में, खारे पानी की झील है जो कि कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान में एकमात्र पुष्कर, राजस्थान, पिथौरा, फतेह सागर ये सब झील है। कहाँ की, राजस्थान की बात हो रही है। यहाँ पर केवलादेव है, पक्षी अभ्यारण्य है, रणथंभौर पक्षी अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। किसके, राजस्थान की बात हो रही है। गोगा, पनिहारी, चूमर, ये घूमर, ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। कहाँ के, राजस्थान के लोक नृत्य हैं। घूमर, पनिहारी, गोगा। पहले राजस्थान में 50 जिले थे। जब से भजन लाल शर्मा जी आ गए हैं तो इन्होंने 9 जिले कम करके कितने कर दिए, 41 जिले बना दिए हैं। कहाँ पर, यहाँ पर भजन लाल शर्मा जी ने बीजेपी पार्टी से कहाँ पर बनाए हैं, राजस्थान सरकार की बात कर रहे हैं। राजस्थान में घूमर, कठपुतली, भोपा और चांग, तेराताली, ग्रिंडर, कच्ची घोरी, तेजाजी और कई मतलब लोक नृत्य होते हैं। कहाँ पे, राजस्थान में। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के सीएम हैं। गवर्नर कौन है, सीएम है। यहाँ पे देहरादून, गैरसैंण 2 झीलें, 2 राजधानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में ये एकमात्र राज्य बन गया है भारत का यूसीसी लागू करने वाला। कौन, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य भारत का उत्तराखंड बन चुका है। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले यूसीसी किस राज्य में लागू था, जब आज़ाद नहीं हुआ था देश, तो गोवा राज्य में यूसीसी लागू था, क्योंकि वहाँ पर पुर्तगालियों ने पहले से ही लागू कर रखा था। आर्टिकल 44 मतलब अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है यूसीसी। यहीं पर। नैनीताल झील कहाँ पर है, यहीं पर है। एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड में ही है।
लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ है। यहीं पर 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थापित की गई थी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित। बेंगलुरु में ही 6वां बाजरा महोत्सव मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव। पटुकल नृत्य उत्सव कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। यक्षगान कर्नाटक में होता है। कर्नाटक के सीएम की बात करें तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं, कौन सी? आईएनसी पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से सिद्धारमैया हैं कर्नाटक के सीएम। और बेंगलुरु राजधानी है कर्नाटक की। कर्नाटक सिद्धारमैया तो है ही है। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 31 हैं। 224 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 48, राज्यसभा में 12 सीटें हैं। कुक्कर झल्ली झील है, पंपा सरोवर झील है, बेगुर झील है और कौन सी झील है? बेलांदूर झील है यहीं पर। बन्नेरघाट राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। यक्षगान डोलू कुनिथा है। बेंगलुरु, उडुपी, बेंगलुरु, मीदर, ये चर्चित स्थल है यहाँ के। और लोक नृत्य यक्षगान, डोलू कुनिथा यहाँ के कर्नाटक के। पटुकल नृत्य उत्सव, ये तीनों नृत्य उत्सव हैं यहाँ के कर्नाटक। कर्नाटक अपना जो बॉर्डर है किस किस से शेयर करता है तो वो है गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, ये तमिलनाडु, केरल, 6 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है कर्नाटक राज्य। मध्य प्रदेश की बात करें तो किन किन राज्यों से? गुजरात और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से ये अपनी सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में मार्च 2025 में लॉन्च हुई पहली 5G 6G प्रयोगशाला कहाँ स्थापित है? Where is India's first 6G laboratory launched in March 2025 located? तो IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु या IIT मद्रास। तो IIT मद्रास में ये स्थित है 6G प्रयोगशाला लॉन्च हुई है जो कि 2025 में। तो ये IIT मद्रास में। IIT मद्रास है कहाँ? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम क्या है? सीएम कौन है? MK स्टैलिन तमिलनाडु के सीएम हैं। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। विश्व समुद्री सम्मेलन भी चेन्नई में आयोजित हुआ है इस बार 2025 का। यहीं पर पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जो कि आयुष्मान भारत वय वंदना आयोजित करने वाला राज्य बन गया है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। और अंगदान करने वाले नागरिकों को सम्मान, अपने राज सम्मान से भी सम्मानित करेगा पुडुचेरी। ये हो रहा है। अब एम्स यहाँ पे IIT मद्रास तो तमिलनाडु में ही है और जो कि कौन? 6G प्रयोगशाला स्थापित है यहीं पर एम्स में। IIT दिल्ली में, दिल्ली की बात करें राजधानी जो भारत की है, दिल्ली में अभी ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। आदिवासी जनजाति महोत्सव भी हुआ है। कौन सा? जनजाति आदि महोत्सव किसने आयोजित किया है? हमारे भारत की राष्ट्रपति ने आयोजित किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ESIC का 74वां स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया है। ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यानी ट्रेन लॉन्च की है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन? जर्मनी देश ने, जर्मनी, जापान, फ्रांस, चीन। तो जर्मनी की राजधानी है क्या? बर्लिन। जापान की राजधानी टोक्यो, फ्रांस की राजधानी पेरिस और चीन की राजधानी है बीजिंग। तो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्रा ट्रेन जो लॉन्च की थी, कब? 2018 में ये ट्रेन लॉन्च की थी जर्मनी देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत और किस देश के बीच में संप्रीति सैन्य अभ्यास 2025 आयोजित हुआ है? Recently, Sampriti military exercise 2025 was conducted between India and which country? तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। तो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश और किसके देश? भारत के देश के बीच में संप्रीति सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन हुआ है। इसके बीच में हुआ था ये संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित हुआ है। भी अलग अलग देशों के अलग अलग अभ्यास होते हैं। किसके? अलग अलग देशों के अलग अलग अभ्यास होते हैं। तो अब हम बता दें
ये तो इसके हो गए किसकी, भारत और नेपाल की अगर बात करें तो ये कहाँ पर होता है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। भारत और मिस्र के बीच की बात करें तो साइक्लोन होता है। सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित हुआ है, जो कि राजस्थान के महादैन फील्ड में आयोजित हुआ है। ये 2 हफ्तों से चलेगा, कम से कम चला है पूरा ये। अगर भारत और मालदीव के बीच की बात करें सैन्य अभ्यास जो है वो एक्वेरिन है। ये 2025 में आयोजित हुआ। कहाँ पर, 13वां संस्करण था, 2009 से शुरू था पहला एक्वेरिन, ये 2025 का है। भारत और फ्रांस के बीच की सैन्य अभ्यास की बात करें तो वरुण, गरुण, शक्ति, ये तीनों भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। 2025 में वरुण की बात करें तो अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में समुद्री सहयोग का एक अहम हिस्सा है, आयोजित किया गया 2025 में इसका। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। मैत्री आयाम भारत और थाईलैंड के बीच में। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में। गरुड़ शक्ति की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अल नागा अभ्यास भारत और ओमान के बीच में होता है। इंद्र अभ्यास की बात करें तो भारत और रूस के बीच में। लामितीय अभ्यास जो है ये भारत और सेशेल्स के बीच में होता है। एक्सरसाइजेस हैं ये सब। अल नागा अभ्यास भारत और ओमान के बीच में। भारत और ओमान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, अल नगा होती है। अगर एक्सरसाइजेस हैं ये जो भारत की, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 विश्व कप जीत लिया। विच कंट्री वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द जो कि ये है, कौन सी जीत गई, दक्षिण अफ्रीका जीत गई है। कौन सा, T20 विश्व कप की बात हो रही है। T20 विश्व कप महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 विश्व कप जीता है। किसने, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, इंग्लैंड की राजधानी ब्रिटेन जो कि लंदन है। ब्रिटेन और इंग्लैंड की दोनों की राजधानी क्या है, लंदन है। दक्षिण अफ्रीका, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, 3 राजधानियाँ हैं इसकी, केप टाउन, विदाई, प्रिटोरिया प्रशासनिक और ब्लोम फाउंटेन, ये जो न्यायिक राजधानी है। 3 तरह की राजधानी है किसकी, दक्षिण अफ्रीका की राजधानियाँ 3 तरह की हैं। इसकी न्यायिक है, प्रशासनिक है और विधायिक है। ये केप टाउन जो है राजधानी वो विधायी राजधानी है, और प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, और ब्लैक फाउंटेन जो ब्लोम फाउंटेन है वो है न्यायिक राजधानी है यहाँ की, किसकी, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। और दक्षिण अफ्रीका टीम है जो महिला क्रिकेट टीम है वो T20 विश्व कप जीत गया है दक्षिण अफ्रीका का। ऑस्ट्रेलिया में अभी अल्फ्रेड नाम का चक्रवात आया था जिसने क्या किया था, तबाही मचा दी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की और राजधानी क्या है, कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। इंग्लैंड की राजधानी है UK, ब्रिटेन है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे बड़ा जो सहारा मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है गर्म मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है। विच इंडियन सिटी हैज़ रिसेंटली बीन डिजाइनेटेड एज अ यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। कल वाराणसी में, पुणे में, कोलकाता, जयपुर में। तो ये जो हमारा आंसर है इसका, कोलकाता शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है। किसको मिल गया है, कोलकाता शहर को। कोलकाता किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है, पश्चिम राज्य है भारत का। यहाँ की जो गवर्नर है CB आनंद बोस हैं, यहाँ की CM है ममता बनर्जी जी, यहाँ की CM है। और यहीं पर बोई पुस्तक मेला आयोजित हुआ था। बोई पुस्तक मेला सबसे पुराना पुस्तक मेला है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे ये बसा है। अगर इसकी हम बॉर्डर की बात करें पश्चिम बंगाल की, तो अब किस किस से शेयर करता है, तो झारखंड से, बिहार से और उड़ीसा, 3 राज्य इधर से शेयर करता है, और एक पश्चिम बंगाल देश से, तो बहुत ज़्यादा बॉर्डर अपना अच्छा खासा शेयर करता है ये। यहीं पर हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है, ये कोलकाता में ही स्थित है। हावड़ा ब्रिज कोलकाता में स्थित है, कर्नाटक, ये पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन रेड सी नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है किसने। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द मिलिट्री एक्सरसाइज ऑपरेशन रेड सी। अमेरिका देश ने, रूस ने, चीन या सऊदी अरब ने। तो सऊदी अरब देश जो है इसने क्या किया है, ऑपरेशन रेड सी अभ्यास शुरू किया है। कौन सा अभ्यास, ऑपरेशन रेड सी अभ्यास शुरू किया है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद।
अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, रूस की राजधानी है मॉस्को, चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन डिजिटल पेन लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। और यहाँ पर अगर इसकी राजधानी की बात करें, जो कि कौन है, सऊदी अरब की बात हो रही है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल में महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? किस राज्य की बात हो रही है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है महिला स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। यहाँ पर एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क है, लखनऊ राजधानी है, जिसे नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। 8 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। किससे? उत्तराखंड से, नेपाल देश से शेयर करता है, बिहार से, कहाँ से, हरियाणा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से भी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन 8 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। जिले 75 हैं, 403 विधानसभा में सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें हर मामले में यहाँ पर है। कहाँ पर? जिले में, उत्तर प्रदेश जिले में है। 100 विधान परिषद में, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। झीलें, रामगढ़ ताल झीलें हैं, सुरहाताल झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, मोती झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो कौन सी झील, किस तरह की झील है? ये मतलब एक आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी, जो रिहंद नदी पर, रिहंद बांध पर स्थित है, सोनभद्र जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी भी है। चरकुला, नौटंकी, रामलीला, रासलीला, धुबिया, थाली, पैथा, छोरा, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। आगरा, वाराणसी, प्रयाग, मथुरा, ये यहाँ के घूमने वाले चर्चित स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप समझौता किया है? रिसेंटली इंडिया हैज साइंड अ ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो किसमें? जर्मनी से, फ्रांस से, अमेरिका से, यूएई से किया है। तो भारत की बात करें तो भारत और फ्रांस देश के साथ ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप का समझौता किया है फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस है। और इसने किसके साथ कर लिया? फ्रांस के साथ समझौते के 10 समझौते किए। किसने? भारत और इसने, फ्रांस देश ने। ये गए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत और फ्रांस में घूमने, भ्रमण करने गए थे। फ्रांस के बीच में 10 समझौते हस्ताक्षर हुए हैं। प्रौद्योगिकी पर, परमाणु ऊर्जा पर, नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति की है। इनमें 10 समझौते टोटल हैं। ये 2-3 ये समझौते तो आपके मेन हैं। यूएई की राजधानी अबू धाबी, इकोनॉमिक कैपिटल दुबई है। शारजाह में यूएई के पहली बार एशिया कप 1984 में हुआ था। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के अभी 44वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। किस बैंक ने डिजिटल मुद्रा भुगतान प्रणाली CBDC शुरू की है? विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल करेंसी पेमेंट CBDC? तो ये लॉन्च की है भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। HDFC बैंक ने डिजिटल मुद्रा भुगतान प्रणाली शुरू की है। अब RBI की बात करें तो RBI जो हमारी रिजर्व बैंक है, केंद्रीय रिजर्व बैंक है, इसने मौद्रिक जुर्माना किस पर लगाया था? केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगा दिया था। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और कोटक बैंक है। तो HDFC बैंक ने डिजिटल मुद्रा भुगतान प्रणाली CBDC शुरू की है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक। SBI की स्थापना कब हुई थी? किसकी? SBI की। और कोटक की स्थापना कब हुई थी? एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी। किसकी? SBI। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण हित भारतीय रिजर्व बैंक ने ले लिए और इसी के साथ भारतीय स्टेट बैंक SBI को अस्तित्व में लाया गया। कौन था पहले? ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। उसके नियंत्रण में लेने के बाद ये बन गया SBI, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। अब भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किसने की थी? तो ये 2 जून 1806 की अगर बात करें, 6 की, तो ये था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी, जो कि भारतीय स्टेट बैंक की पूर्वज कंपनी है। बैंक ऑफ कलकत्ता को सबसे पहले व्यवसाय के लिए खोला गया था। कहाँ पर? बैंक ऑफ कलकत्ता खोला गया था। SBI ये मुख्यालय कहाँ पर स्थित है SBI का? तो ये मुंबई। RBI का मुख्यालय की अगर बात करें तो ये भी कहाँ पर? मुंबई में स्थित है RBI का। SBI के अगर अध्यक्ष की बात करें वर्तमान में,
तो चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी ये कहाँ है, कौन है, SBI के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी। ये इस टाइम है 27वें नंबर के चेयरमैन बन गए हैं भारतीय स्टेट बैंक के, देश के सबसे बड़े बैंक के। HDFC बैंक बैंक की स्थापना कब हुई थी, HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी, अगस्त 1994 में हुई, स्थापना हुई थी मुंबई में। कहाँ पर, 1994 में स्थापना हुई थी HDFC बैंक की। इस प्राइवेट बैंक ने जनवरी 1995 में एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के रूप में काम शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में कहा कि वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपने विवेक अधिकार का प्रयोग करके अपने अपूर्ण रूप से टूटे विवाह या जिसमें सुधार की कोई संभावना न हो उसे मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय ले सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 142। अनुच्छेद 142 की बात हो रही है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 42 में कि सुप्रीम कोर्ट को आम जनता को पूर्ण न्याय देने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार है। जो आम जनता होती है, जैसे कोर्ट में अलग अलग मैटर्स आते रहते हैं, इनमें इनको सुप्रीम कोर्ट जो है उसको आम जनता को पूर्ण न्याय देने की आदेश जारी करना है। इसमें अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और उनके परिवर्तन से जुड़ा है। 142 आर्टिकल जो है, सुप्रीम कोर्ट अपने आधिकारिक क्षेत्र का इस्तेमाल करके लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आदेश पारित कर सकता है। ये कौन है, 142 के आर्टिकल की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को इसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेजों की खोज या पेश करने या किसी आवागमन की जांच या दंड देने के लिए आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट है ये 142 आर्टिकल है। इसका इस्तेमाल किन किन मामलों में किया जाता है, तलाक देने के अधिकार में, मतलब तलाक देना है, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन को तलाक के आधार के रूप में मान्यता देना, राष्ट्रीय और राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना, ये भी किसके तहत आता है, 142 के तहत आता है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन UCC और भारत सरकार के बीच हुए समझौते को बरकरार रखना, ये 142 आर्टिकल के तहत आता है। किसके, 142 के तहत आता है। क्या अनुच्छेद 142 को चुनौती दी जा सकती है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या मतलब, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, किसको, 142 आर्टिकल की बात हो रही है। संविधान में न्याय का क्या महत्व है? न्याय के माध्यम से अधिकारों का पालन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, प्रेसिडेंट पावर टू उच्चतम न्यायालय के कुछ मामलों को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, तो मतलब प्रेसिडेंट पावर टू ट्रांसफर कम केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति, प्रेसिडेंट्स पावर। उच्चतम न्यायालय के कायरता की वृद्धि करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति। उच्चतम न्यायालय होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट, उनसे प्रेसिडेंट पावर जो होती है ना, कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। किससे, सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति की शक्ति जो होती है। ये 143 की बात हो रही है आर्टिकल में, 143 में आर्टिकल में है किसकी, राष्ट्रपति की शक्ति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की। राष्ट्रपति जो है, उच्चतम न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी के भी हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, उनको सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो अभी 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 91वें नंबर के संजीव खन्ना हैं इस टाइम वर्तमान में। के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। According to the President of India can refer matters of public importance or constitutional interpretation to the Supreme Court। मौलिक अधिकार, रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार, अपीली क्षेत्र अधिकार, सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो अपीली क्षेत्र अधिकार के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति हैं, लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित जो किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। कौन, राष्ट्रपति भेज सकते हैं।
अपीली क्षेत्राधिकार के अनुसार भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वो लोकहित के लिए और संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकते हैं राष्ट्रपति जी हमारे। भारत में अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो किसके लिए, कहाँ से लिए गए हैं, वो रूस से लिए गए हैं। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि कहाँ से, रूस के संविधान से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिफर अ मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एडवाइजरी ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143? भारत के राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं, राज्यपाल, गवर्नर, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो व्यक्ति हैं अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति, अब ये राष्ट्रपति तो किसकी नियुक्ति करते हैं? उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, न्यायाधीशों के सारे न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करते हैं? सीएम की, मतलब मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं अध्यादेश, राष्ट्रपति के बारे में किसमें, राष्ट्रपति मतलब एक शासन होगा, राष्ट्रपति शासन करेगा तो कौन होता है? एक राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल में है? 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? व्हाट इज इंडिया रिफर टू एज इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पूंजीवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, धर्मनिरपेक्ष राजतंत्र, सेकुलर मोनार्की, साम्यवादी गणराज्य, कम्युनिस्ट रिपब्लिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो समाजवादी कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा जो बन के तैयार हुआ था, कब बन के तैयार होता है संविधान हमारा भारत का? कब? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड द हाईएस्ट? तो एयर में, हवा में, पानी में, स्टील में या निर्वात वैक्यूम में? स्टील में ध्वनि की गति जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। किसमें? स्टील में होती है ध्वनि की गति होती है सबसे ज़्यादा। सबसे कम होती है किसमें? गैस में। और तरल में बीच में, मतलब मीडियम में होती है, तरल में। ये ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है, मतलब किसमें? स्टील में होती है ध्वनि की गति सबसे अधिक। ये आवाज़ ध्वनि की जो होती है गूंजती है। ध्वनि की बात करें, ध्वनि ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, जिससे ध्वनि तरंगों के एक अणु से दूसरे अणु में कंपन स्थानांतरित करने में मदद मिलती है। स्टील में ध्वनि की गति की अगर बात करें तो स्टील भी एक ठोस पदार्थ है जिसमें उच्च घनत्व और लोचदार गुण होते हैं। इन गुणों के कारण स्टील में ध्वनि की गति अन्य ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। तरल और गैस में ध्वनि की जो गति है, तरल पदार्थों में अणु ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक दूर होते हैं और गैसों में अणु और भी दूर होते हैं। इसलिए ध्वनि की जो गति होती है वो तरल पदार्थों में ठोस पदार्थों की तुलना में कम होती है और गैसों में सबसे कम होती है। हवा में ध्वनि की गति की बात करें तो 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड? मेंटल, क्रस्ट, कोर, लिथोस्फीयर। तो पृथ्वी की बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। ये क्रस्ट पहले होता है, फिर मेंटल है सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर कोर है। कोर सबसे नीचे होता है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। पृथ्वी की बाहरी परत को भू प्रॉपर्टी हिंदी में कहते हैं और क्रस्ट इंग्लिश में कहते हैं, जो एक ठोस चट्टान है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत ठोस चट्टानों से बनी होती है। अन्य परतें अगर बताया जाए तो मेंटल जो है पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। कौन सी? पृथ्वी की सबसे मोटी परत मेंटल है, जो ठोस और पिघली हुई चट्टानों से बनी होती है।
कोर पृथ्वी का सबसे गहरा और सबसे गर्म भाग है, जो कि मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना होता है। कितना? लोहे और निकल से बना होता है। लिथोस्फीयर की बात करें तो क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग मिला करके सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, नीचे मेंटल और फिर कोर। तो ऊपर का सबसे पहले क्रस्ट और फिर नीचे मेंटल, ऊपरी मेंटल को मिला करके इन दोनों को भाग मिलाकर लिथोस्फीयर बनाते हैं, जो कठोर और भंगुर होता है। कठोर भी होता है, भंगुर भी होता है। इन दोनों की भूपटल परत की पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसकी औसत जो गहराई होती है वो 24 किलोमीटर तक है। क्या? क्रस्ट की जो गहराई है वो 24 किलोमीटर है। यह गहराई 8 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच में बदलती रहती है। इसकी गहराई पृथ्वी की बाहरी परत को तो क्रस्ट और भूपटल कहा जाता है। उसके बाद मेंटल है, फिर तीसरे नंबर पर है कोर है। इसमें क्रस्ट। पृथ्वी की ठोस परत कौन सी है? तो ये है क्रस्ट है हमारी सबसे ऊपर वाली। स्थल मंडल पृथ्वी का सबसे भारी ठोस भाग है। स्थल मंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल जो सबसे ऊपर होता है पृथ्वी का सबसे भारी ठोस भाग है। यह भूप्रपटी और ऊपरी मंडल के ऊपरी भाग से बना होता है स्थल मंडल। पृथ्वी के चारों ओर की पहरती परत को क्या कहते हैं? तो इसे भी क्या? वायुमंडल संगठन। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन सी किस किस में पाया जाता है? किन किन पदार्थों में? तो ये खट्टा पहली बात तो होता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, पालक है, गाजर है। ये है एस्कॉर्बिक एसिड किस किस में पाया जाता है? नींबू खट्टे रस में, संतरा में और टमाटर में, कीवी में, स्ट्रॉबेरी में, पपीता में, ब्रोकली, हरी मिर्च, अमरूद, टमाटर, इन सब में पाया जाता है। क्या? तो इनमें विटामिन सी पाया जाता है, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी को कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसे वैज्ञानिक नाम है। और अगर विटामिन सी की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो स्कर्वी सी और सी, विटामिन सी, इसी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, कीड़ा। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर विटामिन सी। अब जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे विटामिन सी या एल एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह पौधों और खट्टे फलों, टमाटर और हरी सब्जियों सहित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये यहीं पर विटामिन सी। विटामिन सी में पदार्थ को पाए जाते हैं खट्टे फल, संतरे, अंगूर, नींबू, ये सब इसके फल हैं। किसके? विटामिन सी के फल हैं। विटामिन सी से रोग तो स्कर्वी होता है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो ये है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। लॉयन, शेर, लियोपार्ड, तेंदुआ और घोड़ा ये सब नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर स्थल में ज़मीन में चलने वाले अगर जानवरों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तेज कौन दौड़ता है? चीता दौड़ता है, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है चीते की। हमारे राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु है बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पुष्प है कमल है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय चिन्ह है तिरंगा, तो हमारा फ्लैग है। भारत का राष्ट्रीय पशु मोर, अशोक स्तंभ जो है राष्ट्रीय चिन्ह है, वो अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग? सोना, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। तो तांबा जो है किसमें यूज़ किया जाता है? बिजली के तारों में यूज़ किया जाता है तांबा। अगर विद्युत का सबसे अच्छा चालक बोला जाए तो वो तो चांदी है, लेकिन तांबे को यूज़ किया जाता है किसमें? बिजली के तारों में यूज़ किया जाता है। तांबे को बिजली के तारों में यूज़ किया जाता है। यह बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। कौन? तांबा जो है ये सबसे सुचालक है। विद्युत चालकता। तांबा बिजली को बहुत आसानी से प्रवाहित करने की अनुमति देता है, जिससे बिजली के तारों में ऊर्जा का नुकसान कम होता है। तांबे को आसानी से विभिन्न आकारों और लंबाई से ढाला जा सकता है, जिससे यह बिजली के तारों के लिए लचीला और उपयोगी विकल्प बन जाता है। न्यूटन का 3 नियम बताइए। न्यूटन के 3 नियम हैं और उसमें से न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? व्हाट डज न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट? गति में, वस्तु में गति में होगी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। प्रत्येक क्रिया की बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
तो ये एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो ये ऊर्जा संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो हमारा आंसर है इसका, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। इसका न्यूटन का तीसरा नियम यही है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम का भी कहा जाता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो और उसमें बाहरी बल न लगाया जाए तो वो जड़त्व का नियम कहलाता है। तो न्यूटन के 3 नियम कौन कौन से हैं? नियम कौन सा है? कोई स्थिर पिंड जब तक स्थिर रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दूसरा नियम है किसी पिंड के संवेग में बदलाव की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तीसरा नियम है हर क्रिया के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये तीसरा नियम है। गति के तीनों नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरे नियम के अनुसार पहला नियम कहा जा सकता है तीसरा नियम दुनिया में सबसे ज़्यादा गलत समझा जाने वाला और दुरुपयोग किए जाने वाला नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या रोग प्रतिरोधकता बढ़ाना मतलब बूस्ट इम्यूनिटी, रक्त का स्त्राव थक्का जमाना मतलब ब्लड क्लॉटिंग करना, या फिर हार्मोन स्त्रावित करना तो मतलब सीक्रेट हार्मोन्स। तो ऑक्सीजन परिवहन मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ये लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाती हैं। क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं का मेन कार्य क्या होता है? तो ये कार्य है इसका, और किसको? ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में पहुंचाना। पूरे में ऑक्सीजन को बॉडी में पहुंचाता है, लाल रक्त कोशिकाएं पहुंचाती हैं। और जिसमें ये भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है कौन है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की मदद से ऑक्सीजन को फेफड़ों में शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों में ले जाना इसका कार्य है। लाल रक्त कोशिकाओं का आरबीसी का काम यही है। ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, हीमोग्लोबिन, रक्त का लाल रंग होना। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द जियो मतलब वर्ल्ड? तो गोबी, सहारा, अंटार्कटिक, कालाहारी। अंटार्कटिक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर सबसे गर्म मरुस्थल की बात की जाए भारत दुनिया भर में तो वो है सहारा मरुस्थल, जो कि कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये भारत के 2 गुने उसकी भारत की जो मतलब लंबाई चौड़ाई जो भी है पूरा तो भारत से 2 गुना है ये सहारा मरुस्थल है, जो कि सबसे गर्म मरुस्थल है। और भारत देश में कौन सा मरुस्थल है सबसे बड़ा? थार मरुस्थल देश है, जो कि राजस्थान में स्थित है और पाकिस्तान और राजस्थान का बॉर्डर इसमें पड़ता है, मतलब बॉर्डर बनाता है। ये कौन सा? थार हमारे यहाँ जो उत्तर कहाँ पर है? भारत में है। और अगर किसकी बात एशिया की बात की जाए, एशिया में सबसे बड़ा कौन है? तो वो है गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी वाला एशिया का है सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा जंग क्यों खाता है? तो वाई डज आयरन रस्ट? पानी के संपर्क में आने से, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, हवा और पानी के संपर्क में आने से, उच्च तापमान के कारण। तो हवा और पानी के संपर्क में आने से लोहा जंग खाता है। एक्सपोजर टू बोथ एयर एंड वाटर। तो वाई डज आयरन रस्ट? लोहा जंग क्यों खाता है? तो वो जब पानी और उसको हवा दोनों साथ मिल जाते हैं तो लोहा जंग खाता है, लोहा जंग खाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का खोजकर्ता कौन था? तो ये हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, कोपरनिकस। न्यूटन ने गैलीलियो मतलब किसका गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी? किसने? न्यूटन ने की थी। ये गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।